हम लोग क्लास 10 के भूगोल का स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ था संसाधन एवं उपयोग। उसमें हम लोग संसाधन के बारे में पढ़े थे। फिर दूसरे पार्ट में हम लोग जाने थे मृदा संसाधन के बारे में। आज तीसरे पार्ट में हम लोग सीखेंगे संसाधन के बारे में। जल संसाधन क्या होता है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग संसाधन का मतलब समझ चुके हैं कि जो भी चीज़ हम लोग उपयोग में अपना यूज करते हैं वो सब क्या है, हम लोग के लिए संसाधन का काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अपने वर्ष 2008 में उत्तर बिहार के कोसी प्रदेश में आए बाढ़ को देखा होगा या इसके विषय में सुना होगा। टीवी समाचार पत्र पर या आकाशवाणी पर देखा होगा या सुना होगा। ये बोल रहा है कि एक बाढ़ आया था 2008 में उत्तर बिहार में, ठीक है, बिहार के उत्तर क्षेत्र में, जो कि बहुत एक भयानक प्रलय लाया था, ठीक है, जिसके अपार जान माल का क्षति हुआ था। मतलब जान माल का बहुत ज़्यादा क्षति हुआ था। अपार मतलब बेहद बहुत ज़्यादा जान माल का क्षति हुआ था, ठीक है। यह जानकर आपको घोर आश्चर्य होगा कि ये जल कहाँ से एक प्रलय का तांडव करते हैं। मतलब ये जानकर आश्चर्य होगा कि यह इतना जल कहाँ से आया, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया है। तो दूसरी ओर मानवीय आवश्यकताओं को सरल और सुगम बनाकर सभ्यता भी रचते हैं। यही वजह है कि विश्व के लगभग सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटी में ही हुआ है। मतलब विश्व में जितना भी सभ्यता हुआ है, ठीक है, नदी घाटी के पास ही हुआ है। आधुनिक औद्योगिक युग में भी जल कहीं विद्युत पैदा करता है। जैसे आज का अगर बात करते हैं तो वहाँ पर विद्युत पैदा करने के लिए हम लोग जल का यूज करते हैं, नदी वगैरह जल का यूज करते हैं। कहीं औद्योगिक मशीन, मतलब जो इंडस्ट्री वगैरह बैठाया जाता है उसमें मशीन जो यूज होता है उसको ठंडा करने के लिए भी पानी का यूज करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। कहने का मतलब कि पृथ्वी, हम लोग अगर पृथ्वी का बात करेंगे उस पर अगर 4 भाग लेते हैं तो 4 भाग में से 3 भाग पर पानी ही पानी है। अगर यहाँ 4 भाग में अगर पृथ्वी को बांटते हैं, ठीक है, अगर जैसे एक पृथ्वी है गोला, इसको 4 भाग में बांटते हैं तो इस पर 3 भाग पर क्या है, पानी पानी है। 1 भाग पर ही आदमी रह रहा है, मतलब जमीन है, ठीक है, भूमिगत जमीन है। बाकी सब पर पानी है। लेकिन अधिकांश जल लवणीय है। जल तो है लेकिन उसमें जल में क्या है, नमकीन है, ठीक है, उसमें नमक का मात्रा। लवणीय मतलब उसमें नमक का मात्रा है। समझ। जल मतलब क्लीन जल, साफ जल सतही अपवाह और भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त होते हैं। साफ जल जो होता है, जो पीने वाला पानी होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, भूमिगत जल से, ठीक है, या सतह मतलब जो भूमि के सतह पर जो पानी रहता है वो जल हम लोग पीते हैं, या भूमिगत जो जमीन के अंदर जो पानी रहता है वो लोग हम लोग पीने में यूज करते हैं। लेकिन जो समुद्री पानी होता है उसको हम लोग पीने में यूज नहीं करते, इसलिए कि वो क्या होता है, लवणीय होता है, मतलब उसमें नमक का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। इन स्रोतों को सतत नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। अब ये जो हम लोग जल यूज करते हैं तो ये कैसे बार बार हम लोग मिलते रहते हैं, तो ये क्या होता है, पुनर्भरण या जलीय चक्र चलता है, ठीक है। अब जलीय चक्र कैसे चलता है, जैसे कि हम लोग जल चक्र गतिशील होता है, ये हमेशा गति करता है, जिस कारण से जल का नवीकरणीय, नवीकरणीय मतलब कहीं हम लोग बार बार दोबारा बनते रहता है। तो वो कैसे होता है, तो हम लोग पता है कि हम लोग जो भी जल वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, नीचे के जल भाप बन के ऊपर उड़ के चला जाता है आसमान में, ठीक है। उसके बाद वहां से बादल के रूप में फिर से बारिश होके जमीन पर आ जाता है, तो फिर हम लोग पानी का उपयोग करते हैं। ये हमेशा क्या होता है, रिपीट करते रहता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको जल चक्र। यही कारण है कि यह एक नवीकरणीय संसाधन है। मतलब ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। कहने का मतलब क्या है कि ये हमेशा खत्म होने वाला नहीं है, हमेशा ये बार बार रिपीट होते रहेगा। फिर भी विश्व के अनेक देश या क्षेत्र में प्यासे है। बहुत लोग क्या है, जल के लिए प्यासे है। ऐसा होता है कि जल हम लोग नवीकरणीय संसाधन है, फिर भी बहुत जगह लोग पानी के लिए प्यासे है। ऐसा क्यों, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जल के रोकथाम आई थी यहाँ पर लिखा हुआ, पृथ्वी के अधिकतर सतह पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी नीला ग्रह।
अब पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्यों कहते हैं? इसलिए कि उस पर, पृथ्वी पर क्या है, बहुत ज्यादा जल की मात्रा है। हम लोग पढ़े 4 भाग में से 3 भाग क्या है, पृथ्वी पर जल ही है। इसीलिए जल की वजह से ये कैसा दिखता है, नीला ग्रह दिखता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। यह जीवों की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ पानी के वजह से क्या होता है, यहाँ पर जीव रह रहा है, ठीक है। जीव मतलब यहाँ पर उत्पत्ति हो रहा है। यहाँ जल स्रोत विविध रूपों में पाए जाते हैं। जल स्रोत मतलब अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन सा पहले, यहाँ एक नंबर दिया हो, भूपृष्ठीय जल। दूसरा है भूमिगत जल। भूपृष्ठीय जल मतलब जो भूमि के ऊपर जो जल रहता है उसको हम लोग भूपृष्ठीय जल बोलते हैं। और भूमिगत जल जो भूमि के अंदर रहता है। वायुमंडलीय जल जो बादल के रूप में रहता है उसको हम लोग वायुमंडलीय जल बोलते हैं। महासागरीय जल जो समुद्र में पानी रहता है उसको हम लोग महासागरीय जल बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया। क्या आप जानते हैं विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागरों में ही पाया जाता है। मतलब हम लोग बोल तो दिए कि 3 परत, मतलब 4 भाग में से 3 भाग, 4 भाग में से 3 भाग क्या है, पृथ्वी पर पानी है। लेकिन इस पानी में से 96.5% भाग जल कहाँ पे पाया जाता है, महासागरों में, जो कि पीने के योग्य रहता ही नहीं है। इनमें से मात्र 2.5% ही अलवणीय होता है, इसमें जिसमें नमक का मात्रा नहीं रहता है। मतलब 2.5% ही हम लोग पीने वाला जल पाया जाता है जो कि अलवणीय होता है, ठीक है। जब भंडार को ध्यान में रखा जाए तो महासागर सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र होते हैं। मतलब सबसे ज्यादा जल कहाँ पे पाया जाता है, महासागर में। इसी कारण से इसे जल्दी की संख्या दी गई, मतलब जल्दी, इसको जल्दी नाम दिया गया है, जल्दी। हमारे जीवन में भूपृष्ठीय अब याद रखना है, भूपृष्ठीय किसको बोलते हैं, जो भूमि के ऊपर जल रहता है उसको हम लोग भूपृष्ठीय बोलते हैं। और भूमिगत जल जो भूमि के अंदर जल रहता है ही पर्यक्षता उपयोग होता है। मतलब हम लोग पानी जो जल यूज उपयोग करते हैं वो कहाँ का जल होता है, या तो भूमि के ऊपर जो रहता है मतलब भूपृष्ठीय जल होता है, या भूमिगत जो भूमि के अंदर जल रहता है। अतः इन दोनों स्रोतों का वर्णन किया जा रहा है। अब इस दोनों स्रोतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, भूपृष्ठीय जल के बारे में कि भूपृष्ठीय जल क्या होता है। यहाँ पर दिया हुआ है, धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्णन है। वर्णन का लगभग 20% भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। अब जो भूपृष्ठ पर जल रहता है, मान लो पानी क्या है, जमीन के ऊपर है, ठीक है, भूमि के ऊपर है। अब उस पर से क्या होगा, 20% जल उसका क्या हो जाता है, भाप बन के वायुमंडल में चला जाता है, ठीक है। कुछ अंश भूमिगत हो जाते हैं, कुछ अंश क्या हो जाता है, भूमि के अंदर चला जाता है। अब देखो जो जमीन पर पानी जाता है वो क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि अगर कम पानी है तो धीरे धीरे क्या होता है, सूख जाता है। तो वो पानी जाता कहाँ पे, तो कुछ तो वायुमंडल में चल जाता है, वापसित होगा, और कुछ क्या होता है, जमीन के अंदर चला जाता है, ठीक है। जबकि अधिकांश भाग नदी नालों और बहुत सारा भाग कहाँ कहाँ चला जाता है, नदी और नालों में बढ़ जाता है, झील या तालाबों में चला जाता है, ताल तलैया में मिल जाते हैं। शेष जल सागर और कुछ महासागर में भी मिल के चला जाता है, ठीक है। तो उपरोक्त ये सभी भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जल भूपृष्ठीय या धरातलीय जल कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया भूपृष्ठीय जल क्या होता है, और जो भूपृष्ठ पर जल रहता है वो कहाँ कहाँ जाके खत्म हो जाता है, उसके बारे में भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे भूमिगत जल जो जमीन के अंदर जल रहता है। वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों से रिस का कठोर शैलीय आवरण परजामा जल भूमिगत जल का रहता है। अब यहाँ बोल रहा है क्या कह रहे हैं, सैल मतलब हम लोग पहले चट्टान, मतलब बड़ा बड़ा पत्थर का चट्टान रहता है। अब ये क्या रहता है, पृथ्वी के अंदर रहता है। अब इसी पर जाकर क्या होता है, पानी अड़ जाता है, इसके ऊपर पृथ्वी ऐसे रहता है, इसके ऊपर ऐसे पृथ्वी रहता है और नीचे में पानी रहता है, तो उसको हम लोग भूमिगत जल कहते हैं। जल के भंडार भूपृष्ठीय जल का भी योगदान होता है। अब जो भूपृष्ठीय जल जो मिलता है, भूमिगत जल जो होता है, ये क्या होता है, कहाँ से आता है, कुछ भूपृष्ठ जल से भी आता है, जो कि हम लोग पहले इसको सोख करके अंदर चला जाता है, ठीक है। दोनों माध्यम से जल रिस्क बड़े मात्रा में भूभाग भी एकत्रित हो जाती है। इस प्रक्रिया से एकत्रित जल भौम जल के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग भौम जल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन का वितरण। मतलब जो जल संसाधन है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कहाँ से हम लोग को मिलता है।
ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या जानते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। क्या दिया हुआ है, विश्व के कुल मृदु मृदु जल किसको बोलते हैं, जो अलवणीय होता है, जिसमें नमक का मात्रा नहीं होता है, उसको हम लोग मृदु जल बोलते हैं। लगभग 75% अंटार्कटिका। अब देखो हम लोग पढ़े थे ना कि जो मृदु जल होता है वो कितना होता है, 2.5%, टोटल जल का 2.5%। अब इसमें भी इतना तो एक तो थोड़ा सा जल मिला, उसमें 75% जल कहाँ पे है, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका हम लोग पढ़े होंगे। क्या होता है कि अगर ये हम लोग पृथ्वी का ग्लोब देखेंगे तो इस वाले क्षेत्र को, जो साइड वाला क्षेत्र रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि यहाँ पर पूरा बर्फ ही जमा हुआ रहता है हमेशा, यहाँ का टेम्परेचर बहुत लो रहता है, और अंटार्कटिका। ठीक है, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्र, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादर पर या हिमनद, मतलब बर्फ की चादर की तरह बना हुआ रहता है। ये क्या होता है, बहुत सारा पहाड़ जो होता है, पर्वत क्षेत्र होता है, उसमें क्या होता है, पूरा बर्फ जमा हुआ रहता है, उसमें सिर्फ पानी ही पानी रहता है। तो वो सब क्या होता है, अलवणीय जल होता है, जिसमें नमक की मात्रा नहीं होता है। तो ये इसमें से तो 75% इसी सब में रहता है, उसमें से लगभग 25% भूमिगत का जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। अब 75% ऐसे ही खत्म हो गया, पीने वाला में से 2.5% जल था पीने वाला, उसमें से 75% हम लोग यूज नहीं कर सकते, सिर्फ 25% जल ही हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब पीने के लिए पानी हम लोग को बहुत कम मिलता है। अब यहाँ पर आते हैं, विश्व के स्तर पर जल के वितरण को देखा जाए तो पता चलता है कि अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध, अधिकांश जल कहाँ पे होता है, दक्षिणी गोलार्ध में ही है। अब दक्षिणी और उत्तरी दो गोलार्ध क्या होता है, मान लो कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी है तो ये ऐसे गोल है पृथ्वी, ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, ऊपर वाला को पार्ट को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसी कारण से दक्षिणी गोलार्ध का जल जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को क्या बोलते हैं, स्थल स्थल गोलार्ध। मतलब क्या होता है कि हम लोग अब पृथ्वी के पार्ट देखेंगे तो ये आधा आधा बांट देते हैं, तो अगर नीचे का पार्ट देखेंगे तो पानी जल बहुत ज्यादा मात्रा में, ऊपर में क्या है, बहुत लोग बसा हुआ है। ठीक है, आदमी का जीवन चल रहा है, तो ऊपर वाला पार्ट में जीवन चल रहा है, मतलब स्थल है, जमीन है, इसलिए उसको स्थल गोलार्ध बोल दिया जाता है। नीचे वाला में पानी का मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसको जल गोलार्ध बोला जाता है। ठीक है, पृथ्वी के उपलब्ध जल के अधिकांश भाग लवण के उच्च सांद्रता भारत धारत धारण करते हैं, फिर भी जैव विविधताएं हेतु महत्वपूर्ण है, जहां मछलियां, समुद्री जीव जंतु, वनस्पति और खनिजों का भंडार पाया जाता है। अब ये भी जल क्या जरूरी है, इसलिए कि वहाँ पर क्या होता है, मछली मिलता है, समुद्री मछली होता है, जंतु होता है जो पानी में रहता है। भारत में जल संसाधन का वितरण अपर्याप्त है, मतलब सफिशिएंट नहीं है, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं है, जो पीने का पानी होता है, मतलब अगर संसाधन का पानी का संसाधन बोलेंगे तो, क्योंकि भारत के विश्व में लगभग 16% आबादी निवास करती है। अगर पूरा जितना भी वर्ल्ड में जितना लोग निवास करता है, 100% में 16% लोग कहाँ पे रहता है, भारत में ही रहता है। पूरा वर्ल्ड के अगर देखेंगे तो 100% में से 16% भारत के ही लोग रहते हैं, भारत के में रहते हैं लोग। इस आबादी के लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल की उपलब्ध है। अब इसमें से 4% ही जल हम लोग के पास उपलब्ध है पीने के लिए। ठीक है, जो हम लोग पी सकते हैं। जैसे कि अगर 16% आबादी है तो 16% जल भी हम लोग को मिलना चाहिए था, लेकिन हम लोग भारत का बात करेंगे तो वहाँ पर 16% जल नहीं है, सिर्फ 4% ही जल मिलता है। भारत के प्रति वर्ष 400 घन किलोमीटर की जल वर्षण से, इतना घन किलोमीटर जल भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होते हैं। अब देखो जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, जो वर्षा होती है, बारिश होती है, उससे हम लोग को 4000 घन किलोमीटर प्राप्त होता है, मतलब ये वॉल्यूम दिया हुआ, आयतन दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से भूपृष्ठ मतलब जो भूमि के पृष्ठ पर जो जल रहता है वो कितना मिलता है, 1869 घन किलोमीटर। ठीक है,
जल प्राप्त होते हैं। कुल भूपृष्ठीय जल लगभग 2/3 भाग देश की 3 बड़ी नदियों। अब जैसे भूपृष्ठीय जल हम लोग को मिलता है वो कहाँ से मिलता है, उसके बारे में 2/3 भाग कहाँ से मिलता है। जो भूपृष्ठीय जल हम लोग को देश में मिलता है, भारत में मिलता है, कहाँ से मिलता है, तो 2/3 भाग कहाँ से मिलता है, 3 बड़ी नदी से। कौन कौन सी नदी से? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी से हम लोग को 2/3 भाग भूपृष्ठीय जल मिलता है। आज भारत में जल भंडारण हेतु जलाशयों का निर्माण द्रुत गति से हो रहा है। अब द्रुत मतलब क्या होता है? तेजी से। द्रुत मतलब तेजी से हो रहा है, मतलब भंडारण हेतु जलाशयों का निर्माण तेजी से हो रहा है, जिसकी जल भंडारण की क्षमता 174 अरब घन मीटर हो गई है। मतलब हम लोग जल का भंडारण कर रहे हैं, मतलब जल का इकट्ठा कर रहे हैं। तो जल का भंडारण कैसे होता है? डैम बनाते हैं, ठीक है। सुनने में कि यहाँ पे डैम बन रहा है, ठीक है, बांध बन रहा है, बांध बांध के वहाँ पे पानी का भंडारण किया जाता है। उसी को अब तक हम लोग कितना भंडारण कर चुके हैं? वो 174 अरब घन मीटर क्यूब कर चुके हैं, जो देश की स्वतंत्रता के समय मात्र 18 अरब घन मीटर थी। जब देश हम लोग आज़ाद हुआ था उस टाइम कितना पानी हम लोग के पास था? 18 अरब घन मीटर क्यूब था उस टाइम, इतना हम लोग स्टोर करके रखे थे। लेकिन अब तक कितना हो चुका है? 18 से 174 तक पहुंच चुका है, ठीक है। भारत की स्थलाकृति स्वरूप एवं अन्य बाधाओं की वजह से केवल 690 अरब घन मीटर क्यूब जल का ही उपयोग का पता है। अब भारत का हम लोग जो स्थल का बात करेंगे उसके कारण से इतना अरब घन मीटर जल के ही उपयोग का पता है कि इतना अरब घन मीटर क्यूब जल का उपयोग होता है, जो कुल भारत के जल इतना प्रतिशत है। क्योंकि जितना भी कुल भारत का जल कितना प्रतिशत है? इतना प्रतिशत का है। भारत में गंगा दुरंती मतलब गंगा का जो बेसिन बहता है में उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता सर्वाधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी की सर्वाधिक वार्षिक प्रवाह होते हुए उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता अति न्यून है। अब यहाँ बोल क्या रहा है कि अब ब्रह्मपुत्र का बात करेंगे तो उसमें क्या होता है? वर्षा का जल बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है। सब के सब क्या होता है? जल बर्बाद हो जाता है, हम लोग उसका भंडारण नहीं कर पाते, उसको हम लोग स्टोर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कि क्या हो रहा है? अति न्यून है, मतलब क्षमता हम लोग भंडारण की क्षमता क्या है? बहुत कम है। अगर उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता को अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो ताप्ती नदी का स्थान प्रथम है। कहने का मतलब जो हम लोग जल का भंडारण करते हैं, जल जो स्टोर करते हैं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से, कौन सा नदी से होता है? ताप्ती नदी से होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा जल का भंडारण किस नदी से होता है? ताप्ती नदी से होता है। लेकिन अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा जल वर्षा वाला जल किस नदी में पाया जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ किस नदी में पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है। लेकिन हम लोग ज़्यादा पानी स्टोर कौन सा नदी से कर पाते हैं? ताप्ती नदी से कर पाते हैं, ठीक है। इसमें जल भंडारण करने की क्षमता 97% है। अब इसमें जल भंडारण करने की क्षमता कितना है? 97% जल भंडारण कर लेता है, मतलब स्टोर करके रख लेता है। कुछ महत्वपूर्ण नदियों का ब्यौरा निम्न सारणी में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक सारणी दिया हुआ है जो कि हर एक नदी का बताया गया है। सारणी के बारे में बताते हैं इसमें दिया क्या है। सबसे पहले नदी का नाम दिया हुआ है, ये सब क्या है? नदी का नाम दिया हुआ है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब क्या है? नदी का नाम है। अब इसमें जो पृष्ठीय जल प्रवाह, जो पृष्ठ पर जल होता है, तो जो पृष्ठ पर मतलब क्या है? जल के जो जमीन के ऊपर जो जल मिलता है उसके बारे में बोले तो उसमें क्या होता है? वार्षिक प्रवाह, मतलब वार्षिक प्रवाह कितना होता है? अपूर्णीय उपयोग देखो वार्षिक प्रवाह दिया हुआ इतना होता है उसका, लेकिन उपयोग हम लोग कितना कर पाते हैं? जो बारिश होता है तो बारिश होकर जो पृष्ठ के जल के जो पृथ्वी के पृष्ठ पर जो पानी आता है, ठीक है, उसका उपयोग, बारिश वाले पानी का उपयोग हम लोग सिर्फ 46 ही कर पाते हैं। देखो 700 कितना है? 713 है, लेकिन हम लोग यूज कितना करते हैं? सिर्फ 46 यूज करते हैं। अपूर्णीय जो भूमिगत जो जमीन के अंदर जो जल रहता है, इतना में से हम लोग इतना यूज कर लेते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ही बच पाता है। और गंगा नदी का बात करेंगे तो गंगा नदी में जो पानी होता है
पानी तो वार्षिक जो बारिश का पानी होता है वो इतना आता है, लेकिन हम लोग यूज उसका 250 ही कर पाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत कम यूज कर पा रहे हैं। जो वर्षा वाला जल है उसको हम लोग बहुत कम यूज कर पा रहे हैं, जो भूमिगत जल है उसका हम लोग यूज अच्छे तरीका से कर रहे हैं। तो हम लोग इसका भी हम लोग स्टोरेज बना सकते हैं, बनाकर हम लोग पानी को स्टोर कर सकते हैं। इसी के सारा नदी के दिया हुआ है यहाँ। देश की भूमिगत जल का वितरण असमान है। अभी हम देश के भूमिगत जल का वितरण असमान, जो अगर पूरा देश में बात करेंगे तो हर एक जगह अलग अलग जल की मात्रा है। ऐसा नहीं है कि सब जगह बराबर जल है, कहीं पर जल की कमी है, कहीं पर जल बहुत ज़्यादा है। इस पर चट्टानों की संरचना, धरा धरातलीय दशा, जलापूर्ति के स्रोत जैसी तत्वों का प्रभाव पड़ता है। समतल मैदानी भागों में स्थित जलज चट्टानी भागों में भूमिगत जल की अपार राशि मौजूद है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर समतल मैदान का बात करेंगे, ठीक है, समतल मतलब क्या, बराबर बराबर मैदान का बात करेंगे, वो खाल उच नहीं है जो हम लोग जमीन पर हम लोग की जमीन पर अगर बात करेंगे तो ये क्या है, समतल है, समतल मैदान है। अब यहाँ पर जो भूमिगत जल का बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा है, जहाँ भेदय या परिवेश्य, परिवेश्य मतलब क्या होता है, परिवेश्य मतलब उचित उचित चट्टान पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक जो हिमालय नदी के कारण मिट्टी के निर्मित हुआ है, हिमालय नदी के कारण, हिमालय क्या है, हिमालय से नदी निकलता है, उसके कारण जो मिट्टी के निर्मित हुआ है में सर्वाधिक भूमिगत जल पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ से जो हिमालय से नदी निकला है, ठीक है, उससे जो मिट्टी बना है, ठीक है, उससे जो मिट्टी बना है, हम कल भी बताए थे क्या होता है कि जब पहाड़ से छोटे छोटे चट्टान, बड़े बड़े चट्टान टूटकर धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी बन जाता है, मतलब मृदा में कन्वर्ट हो जाता है, और वही जो मिट्टी बना उसमें क्या होता है, उसके भूमिगत जल पाए जाते हैं सर्वाधिक, मतलब जितना चाहिए हम लोग को उतना पाया जाता है। यहाँ देश के 42% जल पाया जाता है। वहाँ देश का बात करेंगे तो हमारे देश का 42% जल वहाँ पर ही पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 443.9 अरब घन मीटर भूमिगत जल उपलब्ध है। अगर एक अनुमान के हिसाब से बताया जाता है कितना घन मीटर की हम लोग भूमिगत जल उपलब्ध है, 443.9, जिसका 19% जल अकेले उत्तर प्रदेश पाया जाता है। अब हम लोग इतना तक जल पाया जाता है, इतना अरब घन मीटर की, लेकिन उसमें से 19% जल कहाँ पे है, जो उत्तर प्रदेश एक राज्य है, हम लोग पता है बिहार के बगल में क्या है, उत्तर प्रदेश का राज्य है, वहाँ पे पाया जाता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में भी भूमिगत जल संसाधन की सभ्यता अधिक है। अब कहाँ कहाँ भूमिगत जल ज़्यादा पाया जाता है उसके कुछ राज्य का नाम दिया हुआ है, कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भूमिगत जल संसाधन की सभ्यता अधिक है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है जल संसाधन का उपयोग, जल संसाधन का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। हम यहाँ पर एक टेबल भी दिया हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं, ग्राफ दिया हुआ है, वार्षिक जल की घटती उपलब्धता। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ जल की उपलब्धता, कितना जल पहले था, तो यहाँ बात कर रहा है सबसे पहले 1951 में, 1951 में कितना घन मीटर क्यूब जल था, तब 5177 घन मीटर क्यूब जल था। लेकिन अगर 2001 का बात करेंगे तो ये घटकर कितना हो गया, 1829 घन मीटर क्यूब जल हो गया। ये क्या वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम में माप कर दिया हुआ है, जो कि हम लोग दूध वगैरह मापते हैं ना, मापना से वैसे ही है, मापक दिया हुआ है किस मीटर में, तो मीटर क्यूब में, किस यूनिट में, मीटर क्यूब में दिया हुआ है। और यही 2025 में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कितना हो जाएगा घटकर, 42 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इतना घट कर हो जाएगा, मतलब क्या हो रहा है, पानी घटते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों घट रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, घटने का कारण, तो घटने का कारण क्या है, जनसंख्या। जनसंख्या क्या हो रहा है, जब हमारे देश आज़ाद हुआ था उस टाइम से लेकर अभी तक अगर जनसंख्या की बात करें तिगुना हो चुका है, मतलब 3 गुना बढ़ चुका है, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण क्या हो रहा है, जो पीने वाला जल है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है हमारे देश का।
तो वही मात्रा के बारे में यहाँ पर सब लिखा हुआ था, फिर से बताने की कोई जरूरत नहीं। अभी इसको हम लोग क्या मानेंगे कि एक हम लोग के लिए संकट है, इसलिए पानी धीरे धीरे घट रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो क्या है पानी का हम लोग को कमी हो जाएगा आगे चल के, इसीलिए बोला जाता है पानी बचाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ क्या आप जानते हैं प्राणियों में 65% तथा पौधों में 65 to 99% जल की अंश विद्यमान रहता है। जो प्राणी में होता है, तो प्राणी जो भी होता है उसका कितना परसेंट जल होता है, इतना। पौधा में कितना होता है, 65 to 99% जल अंश विद्यमान होता है। जल का मानवीय जीवन में काफी उपयोग है। जल का अवश्य की उपयोग है, यहाँ तक कि जीवन सृजन में भी जल महत्वपूर्ण है। मतलब जीवन जीने के लिए भी जल क्या है, महत्वपूर्ण है। प्राणी एवं वनस्पति में भी अधिकांश भाग जल की ही होती है। अगर प्राणी का बात करें, कोई भी प्राणी में क्या जल की आवश्यकता है। वनस्पति वगैरह जो पेड़ पौधा हम लोग उगाते हैं उसके लिए भी क्या होता है, जल की आवश्यकता होता है। इससे जल का महत्व सहज ढंग से आंका जा सकता है। मतलब कि हम लोग जल का कितना महत्व है उसको हम लोग एक आंकड़ा बना सकते हैं। जल के उपयोग की सूची लंबी है। अगर जल की कहाँ कहाँ उपयोग होता है उसका एक सूची बनाएंगे तो वो क्या है, बहुत बड़ा लंबा सूची है। कुछ यहाँ पर दिया हुआ है पेयजल, मतलब पीने के लिए जल, घरेलू घर के कामों के लिए जो जल यूज करते हैं, सिंचाई के लिए जो खेतों में पटौनी करने के लिए यूज करते हैं, उद्योग के लिए मतलब जो हम लोग कारखाना वगैरह चलाते हैं उसके लिए पानी का जरूरत होता है। जन स्वास्थ्य स्वास्थ्य जन स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा मल मूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों के लिए जल अपरिहार्य है, मतलब जरूरी है। तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, जल का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। आल्सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जल विद्युत परिणाम तथा परमाणु संयंत्र शीतलन। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ जैसे हम लोग विद्युत बनाते हैं तो विद्युत का निर्माण कहाँ से होता है, जल से ही होता है, टरबाइन को घुमा के। या जो भी परमाणु संयंत्र होता है, ठीक है, परमाणु संयंत्र को ठंडा करने के लिए भी हम लोग जल का यूज करते हैं। मत्स्य मतलब मछली पालन के लिए भी हम लोग जल का यूज करते हैं। जल कृषि के लिए यूज करते हैं। वानिकी मतलब हम लोग पढ़े थे जो क्या बोलते हैं, जंगलों में जो वन वगैरह उगाने के लिए हम लोग पानी का यूज करते हैं। जल क्रिया जैसे कार्य की कल्पना बिना जल के नहीं की जा सकती। आप तो यहाँ पर लिख ही दिया कि इतना सारा चीज़ों के लिए जल की आवश्यकता होती है। अब जल ही नहीं रहेगा तो कैसे ये सब चलेगा। भारत में जल उपयोग के बदलते स्वरूप को निम्न सारणी में देखा जा सकता है। एक सारणी दिया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर समझा दे रहे हैं। इस सारणी में क्या दिया हुआ है, अरब घन मीटर क्यूब में जो ये जल का मात्रा दे रहा है, कौन सा यूनिट में दिया हुआ है, अरब घन मीटर क्यूब में दिया हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पर देखो घरेलू यूज के लिए अगर यूज देखें 1990 में सिर्फ 25 अरब घन मीटर क्यूब यूज होता था। फिर 200 में 2000 में ये 33 हो गया, फिर 42 हो गया, फिर 52 हो गया। मतलब क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यूज तो बढ़ रहा है, पानी के यूज बढ़ रहा है, लेकिन पानी तो उतना ही है, पानी तो बढ़ नहीं रहा है ना। जनसंख्या बढ़ रहा है लेकिन पानी जितना था उतना ही है, इसीलिए पानी का बचाना जरूरी हो गया है। सिंचाई के लिए भी देखेंगे तो इसका भी मात्रा यहाँ पे घटा है, 2000 में घटा है लेकिन फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया है। वैसे उद्योग के लिए भी बढ़ते जा रहा है, ऊर्जा के लिए भी बढ़ रहा है, अन्य के लिए भी बढ़ रहा है। योग सबका अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। हम लोग यहाँ पर समझेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है, यहाँ पर पहले क्या आप जानते हैं देश के विकास के रास्ते पर ले जाने वाले उक्त परियोजनाओं को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर। देश के विकास में लाने उपयुक्त परियोजना, मतलब बहुत सारा परियोजना लाया गया। ठीक है, तो प्रथम प्रधानमंत्री ये इस बात को बोले थे। अब इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ दिया हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ प्राचीन ग्रंथों एवं अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों से
देखो प्राचीन ग्रंथ मतलब क्या, जो प्राचीन पुराने लोग जो लिखते थे, ठीक है, लिख के ग्रंथ हो गया उन लोगों जो ग्रंथ था, ठीक है, वो लिख कर रखते थे। और अन्य ऐतिहासिक अभिलेख, अभिलेख क्या होता है, अभिलेख मतलब होता क्या है कि पहले के लोग क्या करते थे कि कुछ कुछ जैसे कि क्या होता है पेड़ पर चाहे कहीं पत्थर पर क्या करते थे, कुछ कुछ लिखवा देते थे, ठीक है, और वो हमेशा लिखा हुआ हमेशा दिखाई देता था, उसी को हम लोग अभिलेख बोलते थे। या किसी चीज पर लिखवाया जाता था उसको हम लोग अभिलेख बोलते थे। यह स्पष्ट होता है कि ईंट पत्थरों मिट्टी मलबों के सहारे झीलों या अन्य जलाशयों के तटबद्ध और लहरों जैसी उत्कृष्ट कृतिकाएं बनाई जाती थी। मतलब पहले भी क्या था कि ईंट पत्थरों मिट्टी मलबों के सहारे झीलों एवं अन्य जलाशयों को तटबद्ध, मतलब क्या करता था, पानी को स्टोर करने के लिए बनाया जाता था, ठीक है। अतः परिपाटी नवीन नहीं है, हमारे आज कई नदियों पर बांध बनाया जा रहा है, उसी प्रकार से आज हमारा नदी पर क्या बनाया जा रहा है, बांध बनाया जा रहा है पानी को स्टोर करने के लिए, ठीक है। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद जब हम लोग स्वतंत्र हुए थे, आज़ाद हुए थे, उसके बाद देश का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारते हुए योजनाएं निर्मित हुई। अब देखो हम लोग को अब स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन अब हम लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए अब को क्या करना था, कुछ कुछ योजना बनाना था, तो बहुत सारा योजना बनाया गया, ठीक है, जिसमें नदी घाटी, जिसमें से नदी घाटी परियोजना पर विशेष बल दिया गया। तो इसमें सबसे विशेष बल किस पर दिया गया, नदी घाटी परियोजना पर विशेष बल दिया गया। इन परियोजनाओं के विकास के कई उद्देश्य हैं। अब इसका हम लोग क्या, इसका उद्देश्य क्या था कि नदी घाटी का परियोजना पर इतना बल क्यों दिया गया, इसका उद्देश्य क्या था, तो यहाँ उद्देश्य के बारे में लिखा हुआ है, बाढ़ नियंत्रण, जो बाढ़ आ जाता है, ठीक है, उस पर नियंत्रण करने के लिए मृदा अपरदन, मतलब मृदा क्या होता है, एक जगह से वहां से बह कर क्या हो जाता है दूसरी जगह चला जाता है, उस पर रोक लाने के लिए। पे एंड सिंचाई, मतलब पीने का जल, और सिंचाई के लिए जलापूर्ति, मतलब जल को बचाना, ठीक है, सिंचाई करने के लिए, पीने के जल के लिए। विद्युत उत्पादन के लिए, ठीक है, विद्युत का उत्पादन हो जल का अगर बचा कर रखेंगे। उद्योगों में जल आपूर्ति, मतलब जो उद्योग जो कारखाना वगैरह होता है वहाँ पे जल यूज हो अच्छे तरीके से। परिवहन, परिवहन के लिए भी, मनोरंजन, परिवहन मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। जैसे कि परिवहन कब किया जाता है, मान लो कि किसी जगह जल की कमी है तो यहाँ पाइप के थ्रू दूसरी जहाँ पे जल है वहाँ से पाइप के थ्रू वहाँ पर पानी ले जाया जाता है, जैसे शहरों में पानी ले जाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, परिवहन के थ्रू होता है। मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन, मतलब इस सब के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इससे इसी के लिए क्या परियोजना बनाया गया। इन अनेक उद्देश्यों को पूर्ति हेतु सक्षम इन नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना का नाम विभूषित किया जाता है। अब बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजना इसी का नाम दे दिया गया। इस सभी उद्देश्य को देखते हुए इसी योजना का नाम क्या दिया गया, बहुउद्देशीय परियोजना के नाम दिया गया, ठीक है। प्रथम प्रधानमंत्री का दृष्टि था कि नदी घाटी परियोजनाएं कृषि, प्रथम प्रधानमंत्री का सबसे पहले दृष्टि क्या था कि जो नदी घाटी होता है उसका परियोजना करके कृषि, औद्योगिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण तथा नगरीय व्यवस्था, मतलब जितना भी औद्योगिकरण होता है, जितना भी कल कारखाने लगता है उसके लिए, कृषि के लिए, खेती के लिए, नगरीय जो नगर बसता है उसके लिए समन्वित रूप से विकसित करने के लिए, मतलब एक अच्छे तरीके से विकसित कर सके, इसके लिए हम लोग को क्या करना था, परियोजना लाना था। तो सबसे पहले कौन सा परियोजना है, नदी घाटी परियोजना, इसका नाम क्या दिया गया, बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय मतलब क्या कि मल्टीपल फंक्शन, मतलब एक ही चीज से हम लोग बहुत ज्यादा काम निकाल सकते हैं। भारत में अनेक नदी घाटी परियोजना का विकास हुआ। अब इसी के तरह से भारत में क्या हुआ, नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया। तो अब उसी का कुछ कुछ नदी घाटी परियोजना का नाम दिया गया है। सबसे पहला नाम है भाखड़ा नंगल, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्णरेखा, सोन परियोजना जैसी अनेक परियोजनाएं भारत के बहुआयामी विकास में सहायता हो रहे हैं। ये सब क्या है, बहुत सारा परियोजना चल रहा है जिसका नाम
दिया हुआ है। तो सब कौन सा परियोजना है कि नदी घाटी परियोजना, मतलब नदी से हम लोग क्या क्या फायदा उठा सकते हैं उसके बारे में इस परियोजना का नाम दिया गया है। गत कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना, ऐसा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं, एवं बांध विरोध एवं पुनरीक्षण का कारण बनते रहे हैं। अब कुछ ऐसा भी कारण आया जिसमें क्या किया, बांध बनाया तो जा रहा था लेकिन इसका विरोध भी हो रहा था। अब विरोध होने का कारण क्या था, बांध तो बनाया जा रहा था फायदे के लिए, फायदा हम लोग देख चुके, उसके हम लोग पानी स्टोर करके क्या क्या कर सकते उसका फायदा देख चुके, लेकिन अब इसका विरोध क्यों हो रहा था, भैया अगर फायदा है तो विरोध क्यों हो, तो विरोध होने का भी कुछ कारण होगा, तो उसको यहाँ पर दिया हुआ था, उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं कि इसका विरोध क्यों किया जा रहा था। नदियों में बांध लगाने से नदियों के प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध होता है। जो नदी प्राकृतिक प्रवाह होता है, प्राकृतिक के नेचर से जो बहता है उसको क्या किया जाता है, मोड़ दिया जाता है। तो क्या हो जाता है, सबसे पहला प्राकृतिक प्रभाव अवरुद्ध होता है, मतलब खराब होता है, जिससे तल मतलब नदी के किनारे पर अवसादीकरण तेज हो जाती है। अब अवसादीकरण तेज हो, ह्रास मतलब विनाश होने लगता है। अब विनाश क्यों हो जाता है तल पे, अब इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो इसी तलछट जमाव से जलीय जीव, अब तलछट जमाव क्या होता है, कीचड़ वगैरह जो जमाव होता है उसी को बोलते हैं तलछट जमाव से जलीय जीवों का, मतलब कीचड़ वगैरह हो गया तो वहाँ पर जलीय जीव क्या होगा, जलीय जीवों का भोजन वगैरह से प्रजनन वगैरह सब क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। प्रजनन मतलब होता है जन्म देना, ठीक है, संवर्धन। सब क्या हो रहा था, खराब हो रहा, समस्या तो आती ही है, समस्या तो विचरण की समस्या तो आती ही है। तो ये सब क्या आ रहा था, समस्या धीरे धीरे आ रहा था। साथ ही यहाँ पे दिया हुआ है, साथ ही बाढ़ जैसी विभीषिका का उत्पन्न हो जाती है। मतलब विभीषिका मतलब क्या होता है, उतल उतल पुतल, उतल पुतल मतलब इधर उधर होने लगता है, ठीक है, हो जाती है। इतना ही नहीं, बाढ़ग्रस्त मैदान की वनस्पतियां एवं मृदाएं प्लावित हो जाती है, अपघटित भी हो जाती है। अब यहाँ पर देखो दिक्कत क्या होता है, सबसे पहले अब देखो मान लो कोई नदी है, ठीक है, नदी से पानी जा रहा है, अब इस पानी को किसी तरह से एक तरफ ले जाकर क्या किया जा रहा है, स्टोर कर लिया जा रहा है पानी को। अब यहाँ जो आस पास का मैदान है, ठीक है, अब वहाँ का तो फसल क्या होगा, खराब होगा पानी की वजह से, ठीक है। अब वहाँ जो मृदाएं थी, जो मिट्टी वगैरह है, वहाँ से क्या था, बहकर दूसरी जगह अपघटित हो जा रहा है। ये सब कारण आया था, और भी कुछ कुछ कारण है। टेहरी बांध आंदोलन, अब एक इसमें अब टेहरी बांध आंदोलन भी आया था। टेहरी बांध आंदोलन का मतलब क्या है कि जो बांध बना था उसके खिलाफ लोग, अब इसके खिलाफ क्यों थे, जैसे आप अनेक जन विरोध बहुउद्देशीय परियोजनाओं की खामियों को उजागर करते हैं। अब ये सब जो आंदोलन आया था, बहुत सारा जो परियोजना आया था उसका भी खामियां को यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। आमतौर पर लोग अपनी जमीन आजीविका जहाँ से पहले से ही रह रहा है, ठीक है, जमीन और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण के त्याग कर अत्यंत विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापित मतलब विस्थापित हो जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि टेहरी बांध का आंदोलन क्यों आया था, इसको हम लोग क्यों विरोध कर रहे थे। सबसे पहले होता क्या है दिक्कत, कि जो वहाँ पे होता क्या है कि तल पे, अब कोई भी यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोग बोलते हैं कि यहाँ नदी बह रहा है, नदी के जो तल होता है, जो किनारा होता है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। यहाँ पर बहुत लोग बसते हैं, यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, कृषि करते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ का पानी किसी डैम में जाकर स्टोर कर दिया जा रहा है, तो अब यहाँ का क्या होगा, खेती बाड़ी सही से नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ का लोग क्या होगा, यहाँ से लोग यहाँ से विस्थापन करेगा, मतलब एक जगह दूसरे जगह जाएगा। दूसरे कारण होता है कि मान लो यहाँ पानी स्टोर कर रहा है, अब किसी दिन यहाँ से पानी जब छोड़ा जाएगा तो यहाँ पर रहने वाला लोग का क्या होगा, विनाश होगा। इस कारण से भी क्या होता है कि यहाँ से उन लोगों को पलायन करना पड़ता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह यहाँ से जाना पड़ता है।
ठीक है। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि आप जानते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन जो आया था ये गैर सरकारी है, मतलब सरकार की तरफ से नहीं था, ये एनजीओ था, गैर सरकारी। ठीक है। जो स्थानीय लोग, किसानों, परिवार, पर्यावरणविदों, अब वहाँ पे जो स्थानीय लोग रहने वाले थे, किसान लोग थे, ये कौन लाए थे आंदोलन? तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, किसान लोग थे, पर्यावरणविदों जो पर्यावरण के बारे में जो जांच पड़ताल करता है, उसका खोज करता है। ठीक है। उन लोगों भी ये भी क्या किया था, ये आंदोलन को लेकर आया था। मानवाधिकार कर्तव्यों के गुजरात के नर्मदा नदी, अब ये कहाँ पे था? जो नर्मदा नदी जो है वहीं पर बांध बना हुआ था। सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। ये सरदार सरोवर बांध ही था जिसको टेहरी बांध आंदोलन बोला गया था। भाई जिसके बदले इन्हें न तो पर्याप्त मुआवजा मिल पाता है। अब मान लो कि वहां से लोग तो वहां से हटाया जा रहा है बांध बनाने के चक्कर में, लेकिन अब जो वहां के लोग हैं उन लोगों को मुआवजा भी नहीं मिल पाता, जितना चाहिए पैसा उतना नहीं मिल पाता है, और न ही विस्थापित होने के पश्चात इस परियोजना का ही लाभ ले पाते। अब वहां से मान लो वहां से तो वो चले गए, अब वहां से चले गए तो उसका लाभ कहाँ से आप उठा पाएंगे? लाभ भी नहीं ले पाएंगे। इसका लाभ पूंजीपति। अब इसका लाभ किसका होता है? पूंजीपति, जो बिजनेस में रहता है, जमींदार वगैरह रहता है, वर्ग को अवश्य मिल जाता है। इसका लाभ इन लोगों को मिलता है। यह सच है कि सिंचाई की सुलभता ने कई क्षेत्रों में फसल के प्रतिरूप को परिवर्तित किया। अब ये तो सच है कि बांध बनाने से क्या होता है कि सिंचाई करने के लिए एक आसान हो जाता है। जहाँ पे पानी का कमी होता है वो क्या होता है, बांध द्वारा पानी वहाँ पर भेजा जाता है, पानी भेजकर सिंचाई कराया जाता है, तो खेती बाड़ी अच्छे से हो पाता है। तो ये तो एक सच्चाई है कि इससे फायदा भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसका नुकसान भी है। जहाँ जल कृषि एवं वर्जनीय, वर्जनीय मतलब क्या होता है? कमर्शियल। वाणिज्य, सॉरी, वाणिज्य मतलब क्या होता है? वाणिज्य मतलब होता है कमर्शियल, मतलब जो हम लोग बोलते हैं बिजनेस करने के लिए, जो फसल, ऐसा फसल जो बिजनेस करने के लिए उगाया जाता है और किसान आकृष्ट आकृष्ट हुए हैं। वही मृदाओं के लवणीकरण जैसी गंभीर समस्या भी उत्पन्न हो रही है। अब एक और समस्या आती है। कौन सी समस्या आती है? तो मृदा जो होता है, मिट्टी हो जा रहा होता है, क्या होता है, लवणीय हो रहा है। ठीक है। ये भी एक गंभीर समस्या, इसी वजह से गरीब भूमिहीन हो रहा है। अगर मृदा क्या होता है, लवणीय हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, खेती बाड़ी नहीं हो सकता है, तो उसकी वजह से गरीब क्या हो रहा है, भूमिहीन, मतलब उसका भूमि खत्म हो रहा है। अमीर का बात करेंगे तो भू स्वामी हो रहा है, मतलब उसको भूमि मिल रहा है, उसके पास भूमि आ रहा है अमीर के पास, लेकिन गरीब के पास भूमिहीन हो रहा है, मतलब भूमि उसके पास खत्म हो रहा है। मध्य एवं सामाजिक खाई का निर्माण होता है। ऐसा निर्माण क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, मध्य खाई निर्माण होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस तरह की झगड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लागत एवं लाभ बंटवारे के दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। मतलब ऐसा झगड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को अगर बात करेंगे तो बंटवारे के दिन प्रतिदिन उपलब्ध हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारा नदी का नाम दिया है, कौन सा नदी कहाँ पे, यह पूरा इंडिया का नक्शा है। ठीक है। इंडिया का नक्शा पता है ना, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, उत्तर, नीचे वाला को दक्षिण, इधर साइड वाला को, इधर वाला को पश्चिम, इधर वाला को पूरब। आगे देखिए, अक्सर यह देखा जाता है कि नदी घाटी परियोजना द्वारा वांछित उद्देश्यों की पूर्ति न करने की वजह से जो परियोजना बनता है उसका वांछित उद्देश्यों को पूर्ति न, जितना मतलब पूर्ति करना चाहिए उतना पूर्ति नहीं करने की वजह से विरोध होता है। विरोध होने का कारण यही है, आपत्तियां उठाई जाती है। इन बांधों का निर्माण बाढ़ नियंत्रण के लिए होता है। इन बांध का निर्माण क्यों होता है, बाढ़ नियंत्रण के लिए, मतलब बाढ़ ना आए, ठीक है, दहाड़ ना आए। उसके जलाशयों में तलछट जमा होने से
बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन उसके तलछट में जमा क्या हो जाता है, जलाशयों की जमा हो जाना, मतलब बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, बाढ़ की उपस्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब मान लो पानी तो स्टोर कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी स्टोर हो गया, तो अब वो क्या हो जाएगा, हो सकता है बांध टूट के पानी दहाड़ के रूप में बढ़ जाए, बाढ़ के रूप में आ जाए। अति वर्षा के जल भी बांध के नियंत्रण से बाहर हो जाता है। वही चीज लिख रहा है, अगर वर्षा ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, बांध नियंत्रण नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बाढ़ आएगा, तो बहुत बड़ा बाढ़ आता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बाढ़ आने का कारण हम लोग पता चल रहा है, वर्ष 2007 में उत्तर बिहार के बाढ़ विभीषिका का मंजर आप देख या सुन चुके होंगे। 2007 में बहुत बड़ा क्या आया था, बाढ़ आया था बिहार में। किसकी वजह, उत्तर बिहार के एक बाढ़ था जिसके टूटने की वजह से आया था, ठीक है, जिसके जान माल क्षति के साथ साथ भूमि निर्मीकरण का समस्या भी इजाफा हुआ था। तो इससे बहुत जान माल का नुकसान हुआ था और भूमि निर्मीकरण भी हुआ था, मतलब भूमि का पतन भी हो गया, भूमि बहुत बह गया था, ठीक है, इजाफा हुआ था। ऐसा भी माना जाता है कि बहुदेशीय परियोजना के कारण भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। जो बहुदेशीय परियोजना हम लोग लाते हैं, मतलब बांध बनाते हैं, ठीक है, बांध वगैरह जो बनाते हैं, उससे क्या बोला जा रहा है कि उसका भूकंप का भी कारण उससे बढ़ जाता है, ठीक है। इतना ही नहीं, बाढ़ से जल प्रदूषण भी होता है, जल जनित बीमारियां भी आता है, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां भी संक्रमण हो जाता है। अब इतना भी दिया हुआ है कि जल को स्टोर करके जो रखते हैं, ठीक है, बांध बना के रखते हैं, उससे कुछ बीमारियां भी आती है, जैसे कि जल प्रदूषण होता है, जल जनित बीमारियां आता है जो जीवन के लिए खतरनाक रहता है, कीटाणु जनित बीमारियां आता है। अब यहाँ पे पढ़ना है जल संकट। जल का संकट क्या है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है कि आप जानते हैं स्वीडन ने एक विशेषज्ञ फॉकलैंड ने के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। मतलब ये बताए थे कि प्रतिदिन एक आदमी को कितना जल की आवश्यकता होती है, तो 1000 घन मीटर क्यूब की जल की आवश्यकता होती है। इससे कम जल उपलब्धता क्या कहलाएगा, जल संकट कहलाता है। जल संकट क्या होता है, जब 1000 सेंटीमीटर क्यूब से अगर प्रत्येक व्यक्ति को कम पानी पड़ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि जल का संकट आ गया है। अब यहाँ पढ़ते हैं, जल की अनुपलब्धता जल संकट, मतलब जल जो उपलब्ध नहीं है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल संकट के रूप में माना जाता है। पृथ्वी का पर विशाल जल सागर होने, पृथ्वी पर क्या है, विशाल जल सागर है, फिर भी नवीकरणीय और साथ साथ नवीकरणीय भी होता है, मतलब ये बार बार हम लोग को रिपीट करता है, चक्र में आते रहता है। उसके बावजूद भी क्या है, दुर्बलता एक जटिल समस्या आ गया है, मतलब एक कमी आ गया है, ठीक है। जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानस पटल पर सूखा, कष्ट या अनावृष्टि क्षेत्र का चित्र उपस्थित होने लगता है। मतलब ये क्या होगा, पूरा सूखा पड़ जाएगा, अगर जल का संकट आएगा तो जल ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, पूरा संसार सूखा हो जाएगा। चित्र इतना में जल संकट के स्थिति का आकलन किया जा सकता है। चित्र इतना में दिखाया गया, देख लेंगे बाद में हम लोग। हम वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता के समय और स्थान विभिन्नता से इनकार नहीं कर सकते। देखो, मौसम के चेंज होने के कारण, ठीक है, जल का विभिन्नता अलग अलग पाया जाता है। कभी किसी समय जल पाया जाएगा, किसी समय जल नहीं होगा। प्राय जल की कमी इससे अतिशोषण, अति उपयोग एवं समाज के विविध वर्गों के जल की असमान वितरण से उत्पन्न होती है। जल की कमी क्यों उत्पन्न होता है, इसलिए कि कहीं पर क्या होता है, अति शोषण होता है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, अति उपयोग किया जाता है समाज के विविध वर्गों में। इसीलिए क्या होता है, असमान वितरण से उत्पन्न होता है। असमान वितरण भी होता है, मतलब कहीं पर ज़्यादा जल होता है, कहीं पर कम जल होता है। तो जहाँ पर ज़्यादा जल रहेगा वहाँ के लोग क्या सोचेगा, जल का कमी नहीं है, आराम से यूज करेगा, बर्बाद करेगा। तो इसके कारण भी जल का एक उत्पन्न होता है।
जल की कमी। आज जानते हैं कि किसी क्षेत्र में प्रचुर जल उपलब्धता के बावजूद वहां जल दुर्बलता व्याप्त हो जाती है। मतलब क्या होता है कि जल के प्रचुर मात्रा होने के बावजूद भी जल की कमी हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। बढ़ती जनसंख्या, अब जल तो है लेकिन जल का कमी क्यों हो रहा है? जनसंख्या बढ़ रहा है। अब मान लो कोई भी चीज़ अगर हम लोग के पास कोई भी चीज़ है, मान लो 100 केजी चावल है, ठीक है। अगर इसको एक आदमी खाएगा, ठीक है, तो नहीं, कम नहीं लगेगा। 100 केजी चावल बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर इसी को हम लोग 50 लोग खाएंगे तो क्या होगा? वही है, 100 केजी चावल क्या होगा? कम लगने लगेगा। वैसे ही क्या होता है, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो जल का कमी तो होगा, इसलिए जल तो एक्स्ट्रा कहीं से आ नहीं रहा है। पुनः चक्र हो रहा है, लेकिन पुनः चक्र जितना पहले था उतना ही जल है। लेकिन आदमी की जनसंख्या बढ़ रहा है, मतलब क्या? पानी यूज करने वाला आदमी बढ़ रहा है, तो पानी आएगा कहाँ? एक्स्ट्रा पानी तो आएगा नहीं कहीं से। इसीलिए जल का कमी होता है। उसकी मांग जल तथा असमान वितरण भी जल का दुर्बलता का परिणाम है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जलधिक्य, मतलब जहाँ पे जल स्टोर किया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं। केवल जल का घरेलू उपयोग बढ़ाता है। ये क्या करता है? जल का घरेलू, बल्कि अधिक अनाज उत्पादन हेतु जल संसाधन के अति शोषण कर संचित भूमि में भी अधिवृद्धि की जाती है। अब जल जो स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, बचा के रखते हैं, तो उससे क्या क्या फायदा होता है? ये तो घरेलू उपयोग को भी बढ़ाता है, अधिक अनाज का उत्पादन कराता है। इसलिए क्या होता है, बांध के द्वारा उसको पानी भेजा जाता है, जो कि नहर बनता है। नहर हम लोग देखते हैं ना गाँव देहात में, नहर क्यों रहता है? इसलिए कि मान लो कि यहाँ पर जल इकट्ठा है, ये जल मान लो कि यहाँ पहुँचाना है, तो कैसे पहुँचाएंगे? यहाँ पर खेती बाड़ी हो रहा है, तो यहाँ पर जल पहुँचाना है, तो एक नहर बनाया जाता है। इस नहर से पानी छोड़ा जाता है, पानी छोड़कर इस नहर के थ्रू यहाँ तक पहुँचाया जाता है, ठीक है, जिससे शुष्क ऋतु में कृषि किया जाता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे सूखा दिन है, जब बारिश नहीं होता है, तो उस टाइम क्या जल कहाँ से मिलेगा? तो ये जो जल स्टोर करके रखते हैं, उसी जल का प्रयोग करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि किसान खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप के द्वारा भूमि सिंचित कर कृषि उत्पादन को बढ़ा रहा है। देखो, किसान अक्सर देखा जाता है जहाँ पर किसानी लोग करते हैं, तो पहले, आज के डेट में तो बहुत कम दिखा जाता है कि इनार वगैरह कुआं वगैरह दिखे, लेकिन पहले लोग क्या करते थे, कुआं खुदवा देते थे कि वहाँ पे जल रहेगा, आसानी से लोग सिंचाई कर सकता है, या नलकूप रहेगा, मतलब वहाँ पे नल लगवा देते थे। तो ऐसा पहले लोग करते हैं। आज के डेट में नल वगैरह, आज के डेट में क्या करते हैं लोग, जमीन के भू जल को उपयोग करते हैं। परंतु जरा आप सोचिए इसका परिणाम क्या होगा? इससे भूमिगत जल स्तर नीचे गिर सकता है। अब मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, भू नलकूप से क्या करते हैं, नीचे से जल पानी निकाल रहे हैं। अब नीचे से पानी बहुत ज़्यादा निकालेंगे तो क्या होगा? जो भू स्थल का जल है, मान लो कि यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। तो मान लो कि ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ तक क्या है? अब यहाँ से इसके नीचे से भूमिगत जल है, ठीक है। अब जब जल इसको बाहर से निकालेंगे बहुत ज़्यादा, तो अब भूमिगत जल का स्तर कहाँ और नीचे चला जाएगा। अब भूमि अब यहाँ तक हो गया। अब क्या होगा? पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या होगा? कल सूखने लगेगा। अब कल सूखने लगेगा तो पानी मिलना मुश्किल होने लगेगा। तो ये क्या हो रहा है? एक विनाश हो रहा है, जो मतलब आदमी का क्या होगा, इससे विनाश होगा अगर पानी नहीं मिलेगा तो। जल की उपलब्धता में कमी आएगी और जय समुदाय में पेयजल के अभाव के साथ साथ भोजन सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगा। भोजन वगैरह भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए जितना भी भोजन बनता है क्या होता है, जल से ही बनता है। अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं? पर वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। जो हम लोग को विद्युत प्राप्त होता है, जो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, इसका 22% भाग कहाँ से आता है? तो जो जल से विद्युत बनता है वहाँ से आता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तीव्र गति से औद्योगिकरण एवं, मतलब क्या बोलते हैं, आज़ादी के बाद औद्योगिकरण, मतलब जो इंडस्ट्री वगैरह हुआ, नगरीकरण मतलब शहर बसना का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। आज
बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बहुराष्ट्रीय मतलब जो विदेशी कंपनी है, विदेशी कंपनी में अपना पैर जमा लिया है, वो भी क्या विदेशी कंपनी भी आकर यहाँ पे अपना उद्योग कर रहा है। उद्योगों की वजह से मृदु जल पर दबाव बढ़ रहा है। जो मृदु जल है, जो मतलब पीने वाला जल है, मतलब अलवणीय है, मतलब जिसमें नमक का मात्रा नहीं है, उस पर भी दबाव बढ़ गया उद्योगों के कारण। इन उद्योगों के संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इन उद्योग को चलाने के लिए क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ऊर्जा कहाँ से मिलता है, अधिकांशतः पूर्ति जल विद्युत द्वारा होता है। अधिकांशतः कहाँ से मिलता है, ऊर्जा विद्युत द्वारा होता है। शहरों में बढ़ती आबादी एवं शहरी जीवन शैली के कारण जल एवं विद्युत की आवश्यकता में त्वरित वृद्धि हुई है, मतलब बहुत तेजी से वृद्धि हुआ है। अब क्या होता है कि शहर में जो जीवन लोग बसता है, लोग वहाँ क्या होता है, जल ज़्यादा जरूरत होता है, इसलिए जल तो वहाँ पर मिलता नहीं है। क्या होता है, पाइप के थ्रू जल पहुँचाया जाता है, और विद्युत का भी आवश्यकता होता है, इसीलिए दोनों क्या होता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है, इसलिए उसका वृद्धि बहुत तेजी से होता है। नलकूप लगाकर जलापूर्ति के लिए अंधाधुंध शोषण हो रही है। अब क्या करते हैं, नलकूप लगा देते हैं, नलकूप लगा के शहरों में पानी पहुंचाया जाता है, लेकिन वहाँ पानी का लोग बचाव करते हैं, नहीं करते, जितना मन करते हैं उतना यूज करते हैं। जल के भंडार तीव्र गति से घटे है, और जितना भी जल का भंडार कर रहे हैं वो भी क्या है, तीव्र गति से घटते जा रहा है। पहले यहाँ फैक्ट पढ़ लेते हैं क्या दिए हुए। क्या आप जानते हैं केवल कानपुर में 180 चमड़े के कारखाने हैं। कितना, 180 चमड़े के कारखाने हैं, जो प्रतिदिन कितना 58 लाख लीटर मल जल गंगा में विसर्जित करते हैं। मतलब मल जल मतलब जो गंदा जल होता है वो कहाँ पे विसर्जित करते हैं, निकाल देते हैं, गंगा में जाकर छोड़ देते हैं, ठीक है, नाली के थ्रू। अब यहाँ पर पढ़ें, अभी तक हमने जल संकट के मात्रात्मक पहलू पर चर्चा की है, ठीक है, कितना मात्रा में उसके बारे में हम लोग चर्चा की। परंतु हमारे देश में कुछ ऐसी भी परिस्थितियां है जहाँ जल की पर्याप्त मात्रा होने के बावजूद लोग प्यासे होते हैं। अब एक और बात आ रहा है कि जल होने के पर्याप्त मात्रा में जल होने के बावजूद भी लोग प्यासे होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। बता सकते हो ऐसा क्यों। इस दुर्बलता का कारण है कि जल की खराब गुणवत्ता। जल तो है, लेकिन जल क्या हो गया है, उसका गुण खराब हो चुका है, उसमें बहुत सारा कीटाणु चीज मिल चुका है। यह किसी भी राज्य या देश के लिए चिंतनीय विषय है, मतलब एक बहुत बार चिंता करने वाला विषय है कि वहाँ का पानी क्या हुआ, पूरा गंदा हो चुका है। ऐसा हुआ क्यों है, तो ऐसा होने का कारण भी बताया गया है। घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्टों, मतलब जितना भी घरेलू और औद्योगिक मतलब का इंडस्ट्री वगैरह जो बनता है, उससे जितना भी अपशिष्ट मतलब कि जितना भी कचरा निकलता है, सब क्या होते हैं, कचरा या रसायनों कीटनाशक कचरा जो निकलता है वो क्या होता है, पानी में जाकर छोड़ दिया जाता है, और पानी उससे क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये रसायन जो होता है, रासायनिक या कीटनाशकों के और कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरक, जो कृषि में मतलब उर्वरक यूज करते हैं, ठीक है, खाद वगैरह यूज करते हैं, उससे भी क्या होता है, जल खराब हो जाता है, ठीक है, जिससे गुणवत्ता उसका क्या हो जाता है, पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। इस सब कारणों से क्या होता है, जल का गुणवत्ता खराब हो जाता है, जो मानव के लिए अति नुकसानदेह है। मतलब अब मानव उस जल को नहीं पी सकता है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल में कुछ भागों में जल अति दोहन से संखिया एवं राजस्थान एवं महाराष्ट्र में इससे फ्लोराइड के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि पश्चिम बंगाल को अगर देखते हैं, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में क्या है, जल अति शोधन हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे खर्च किया जा रहा है, ठीक है, फालतू में। और यहाँ पे लिखा हुआ है संखिया एवं राजस्थान में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में, जो राजस्थान एवं महाराष्ट्र में क्या है, इससे फ्लोराइड हो रहा है, फ्लोराइड में संकेंद्रण की वृद्धि हुई है, ठीक है। फ्लोराइड हम लोग के हानिकारक चीज रहता है, उसके बारे में लिखा हुआ है। सीवेज एंड जलमल से भारत, ठीक है, सीवेज और जलमल से भारत के अधिकांश नगरीय क्षेत्र धरातलीय जल दुष्प्रवाहित हुए हैं। भारत की अधिकांश नदियां आज प्रदूषित हो गई।
अब देखो सीवेज और जलमल के कारण, ठीक है, जितना भी जलमल है चाहे सीवेज है, ये सब के कारण क्या हो गया, जितना भी नदी वगैरह है वो सब क्या पूरा का पूरा प्रदूषित हो गया है। अनेक छोटे नदियाँ तो अत्यंत विषैली हो गई है, मतलब क्या बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो गई है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल संरक्षण कैसे करें और उसका प्रबंधन कैसे करें, बचाव कैसे करें, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। आपने अनुभव किया होगा कि जल संसाधन की सीमित आपूर्ति, तेजी से फैलते प्रदूषण एवं समय की मांग को देखते हुए जल संसाधनों की संरक्षण एवं प्रबंधन अपरिहार्य है, मतलब जरूरी है, अनिवार्य है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जल क्या हो रहा है, बहुत तेजी से प्रदूषित हो रहा है और इसका मांग क्या हो रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है। तो हम लोग जल का संरक्षण करना, बचाव और प्रबंध करना, कैसे हम लोग उसका कम से कम यूज करें, ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा है। जिससे स्वच्छ जीवन, खाद्यान्न सुरक्षा, आजीविका, अनुत्पादन, अनुक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है, मतलब जितना भी अच्छे तरह से मतलब क्या हेल्दी जीवन जी सके, खाद्यान्न सुरक्षा मतलब खाने पीने का सामान क्या सुरक्षित रहे, आजीविका मतलब रहने की जगह हम लोग का प्रदूषित ना हो, ये सब के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जल को प्रबंधन करना पड़ेगा, संरक्षण करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक होता है, ठीक है, प्राकृतिक परिवर्तन के निर्मीकरण पर विराम लग सकते हैं, मतलब जो हास हो रहा है, हानि हो रहा है, उस पर हम लोग विराम लगा सकते हैं। जल संसाधन के दुर्भरता वाता या संकट निवारण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया गया है, मतलब जल का नीति लाया गया, ठीक है, इसको प्रबंधन करने के लिए, इसका संरक्षण करने के लिए। कालांतर में कई समस्याओं उभरने के कारण इसे संशोधित कर राष्ट्रीय जल नीति 2002 के मतलब इसको संशोधित मतलब इसको चेंज करके थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया गया और फिर से ये एक नीति बनाया गया 2002 में के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत सरकार ने जल संरक्षण हेतु निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखकर योजना का निर्मित किया गया। कुछ सिद्धांत को इसमें ध्यान में रख के योजना बनाया गया। कौन कौन सी योजनाएं, अगर ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम पढ़ दे रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ। तो योजना में सबसे पहला लिखा हुआ है जल की उपलब्धता को बनाए रखना। इसमें सबसे पहला ध्यान क्या रखना है कि जल की उपलब्धता बनाए रखना, जितना उपलब्ध हो सकता है उतना उपलब्ध कराना है। जल को प्रदूषित होने से बचाना है, जल को प्रदूषित होने से बचाना था। जल को प्रदूषित होने से कैसे बचाएंगे, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, नदी में जितना भी इंडस्ट्री वगैरह होता है उन लोगों का जितना भी कचरा वगैरह होता है नदी में बहा देता है, उसको हम लोग नहीं बहाए। प्रदूषित जल की स्वच्छ कर उसका पूर्ण चक्र करें, मतलब जितना भी खराब जल हो चुका है उसको क्या करें, पूर्ण चक्र करके उसको फिर से साफ जल बनाएंगे। इस संदर्भ में अग्रांतिक संरक्षण विधियां कारगर सिद्ध हो सकती है। अब यहाँ पर कुछ कुछ दिया हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। भूमिगत जल की पूर्ण पूर्ति, मतलब पूर्ण पूर्ति कैसे करें, भूमिगत जल को कैसे प्राप्त करें। पहले यहाँ सबसे पहले देख लिया, क्या आप जानते हैं शहरीकरण, भवन निर्माण, रेल मार्ग तथा सड़क पक्कीकरण भूमि जल पूर्ण पूर्ति बाधक तत्व है। पूर्ण पूर्ति भूमिगत का पूर्ण पूर्ति क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं बचा पाते हैं, तो सबसे बाधक तत्व क्या क्या दिया हुआ है, जो शहरीकरण, जो शहर बस रहा है उसके कारण, भवन निर्माण हो रहा है इसके कारण, रेल मार्ग तथा सड़क पक्कीकरण जो हो रहा है इसके कारण क्या होता है, हम लोग भूमि जल का पूर्ण पूर्ति नहीं कर पाते। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन संदर्भ देकर भूमि जल पूर्ण पूर्ति पर बल दिया था, जिससे खेतों, गांवों, शहरों, उद्योगों पर्याप्त जल मिल सके। इसके लिए वृक्षारोपण मतलब क्या, वृक्ष लगाने के लिए जैविक तथा कंपोस्ट खाद के प्रयोग, मतलब क्या, मतलब जो मार्केट में खाद मिलता है उस खाद का यूज नहीं करें, जैविक खाद का यूज करें, ठीक है, कंपोस्ट खाद का यूज करें, ठीक है। उस सबसे क्या होगा कि पानी खराब नहीं होगा, दूषित नहीं होगा। वेटलैंड्स का संरक्षण,
वर्षा जल का संचयन करना, वर्षा जल जो होता है उसको बचा के रखना एवं मल जल शोधन पुण्य चक्र, जो मल जल का शोधन करते हैं उसमें जो जल खराब करते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, पुण्य चक्रण कर सकते हैं, जैसे क्रियाकलाप उपयोगी हो सकते हैं। अब यहाँ पर जल संभर प्रबंधन, जल प्रवाह या जल का जमाव का उपयोग कर उद्यान कृषि वानिकी जल कृषि एवं कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। बोला जा रहा है कि जल को जमाव करके, जल को बचा के हम लोग कृषि को बढ़ा सकते हैं, जल कृषि को भी बढ़ा सकते हैं। जो जल में कृषि होता है जैसे मछली पालन होता है वो क्या हो गया, जल कृषि हो गया, तो जल कृषि को भी बढ़ा सकते हैं। इससे पेयजल मतलब पीने का जलापूर्ति भी की जा सकती है। इस मतलब पेयजल को भी बढ़ा सकते हैं। इस प्रबंधन को छोटे इकाइयों पर लागू करने की आवश्यकता है। इस प्रबंधन को क्या करें, छोटे इकाइयों से लागू करने की आवश्यकता है। तकनीकी विकास भी होना चाहिए था। तकनीकी विकास से तत्पर है कि उपक्रम जिसमें जल का कम से कम उपयोग कर अधिकाधिक लाभ लिया जा सके। मतलब बोल रहा है कि अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए जल का कम से कम उपयोग करके, जैसे ड्रिप सिंचाई। अब एक ड्रिप सिंचाई करने का तरीका है, ठीक है। जैसे खेतों में ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पूरा पानी छोड़ देते तो क्या होता है, बहुत पानी बर्बाद हो जाता है। अगर ड्रिप सिंचाई करेंगे तो ड्रिप सिंचाई एक तरीका होता है जिसको हम लोग साइंस में ही पढ़ना है, ठीक है। तो उसको हम लोग साइंस में पढ़ेंगे, शायद 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं ड्रिप सिंचाई के बारे में। तो ये सिंचाई का एक तरीका होता है जिससे पानी का बचत होता है। लिफ्ट सिंचाई भी होता है, सूक्ष्म फुहार मतलब फुहारा देकर सिंचाई किया जाता है। सीढ़ी नुमा सिंचाई मतलब सीढ़ी की तरह एक कियारी बना दिया जाता है, उस तरह सिंचाई किया जाता है। सबसे क्या होता है, पानी का बचत होता है। अब पढ़ेंगे वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुण्य चक्र। जो वर्षा जल होता है उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है। और लंबा चैप्टर है। सबसे पहले देखते हैं वर्षा जल को कैसे बचाएंगे। वर्षा जल संरक्षण एवं उसका पुण्य चक्रण, ठीक है। क्या आप जानते हैं भूमिगत जल का 22% भाग संचय वर्षा जल का भूमि में प्रवेश करने से होता है। जो भूमिगत जल होता है, ठीक है, जो जमीन के अंदर आता है उसमें 22% भाग संचय वर्षा जल से ही मिलता है, ठीक है। तो वर्षा जल को कैसे बचाया जा सकता है, तो वर्षा जल को बचाने का तरीका बहुत सारा उद्देश्य आया हुआ है, ठीक है। एक तो है कि हम लोग अभी क्या बांध बना कर क्या करें, वर्षा जल को बिटोर के रखे, बचा कर रखे, संग्रहण करके रखे, ठीक है। प्राचीन भारत में भी कुछ कुछ इसका उपाय दिया हुआ था। यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्टकट में जा रहे हैं। प्राचीन भारत में भी उत्कृष्ट जलीय निर्माण एवं जल संग्रहण ढांचे पाए गए थे। अब प्राचीन मतलब क्या, पुराने काल में पहले के लोग कैसे वर्षा जल का संरक्षण करते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, जो छत होता है ना, छत पर क्या करते थे, वर्षा जल को स्टोर करके रख लेते थे, ठीक है, और उसका फिर यूज करते थे, उसका उपयोग करते थे। पहाड़ी क्षेत्र में गुल तथा कुल पश्चिम हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई थी। पश्चिम भारत खासकर राजस्थान पेयजल हेतु वर्षा जल की संग्रहण छत पर करते थे। यहाँ पर देखो छत पर कहाँ कहाँ किया जाता है, पश्चिम भारत में खासकर राजस्थान में भी पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण किया जाता था छत पर स्टोर करके, ठीक है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल परिवहन बनाने का चलन था। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल की एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता, मतलब गड्ढा बना दिया जाता था, उसमें वर्षा जल का स्टोर करके रखा जाता था। मृदा सिंचित कर खेती की जाती थी, मतलब उसमें मृदा में सिंचाई करके खेती की जाती थी। उसे राजस्थान में जैसलमेर में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहर के नाम से पुकारा जाता था। राजस्थान के बिरानो, फलोदी और बाड़मेर जैसी शुष्क
क्षेत्रों में पेयजल की संचय भूमिगत टैंक में किया जाता था। पेयजल की संचय भूमिगत टैंक में किया जाता था, जिसे ढाका, जिसको क्या बोला जाता था, ढाका कहा जाता था। यह प्राय आंगन में हुआ हुआ करता था। ये मतलब जो भूमिगत जो यहाँ पर वर्षा जल का स्टोरेज करते थे हम लोग, ये कहाँ पे करते थे, आंगन में करते थे, जिसमें छत पर संग्रहित जल को पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता था। इस कार्य में राजस्थान की एनजीओ तरुण भारत संघ पिछले कई वर्षों में कार्य कर रही है। मेघालय और शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण आज भी परंपरागत रूप से प्रचलित है। मतलब ये जो छत पर जो जल संग्रहण करके रखते हैं, ये आज भी लोग करते हैं। कहाँ पे, मेघालय में और शिलांग में। यहाँ पर कुछ यही में दिया गया है। यहाँ पर क्या है, यही छत है, छत पर क्या किया जाए, पानी को स्टोर कर दिया जाता है। मान लो कि कभी कभी पानी खत्म हो गया तो क्या किया जाता है, पंप से पानी फिर से छत पर स्टोर करके रख लिया जाता है जब बारिश होता था। यहाँ पश्चिम राजस्थान के इंदिरा गांधी नहर के विकास, इस क्षेत्र के 12 मासी पेयजल उपलब्ध होने के कारण यहाँ वर्षा जल संग्रहण की उपेक्षा हो रही है, जो खेदजनक है। परंतु कुछ घरों में आज भी ढाका उपलब्ध है। ढाका उपलब्ध है मतलब क्या, टंकी टाइप का जो रहता है, आज भी उपलब्ध करके रखा गया है कुछ घरों में। मतलब यहाँ पर क्या है, 12 मास पानी होने के कारण यहाँ पर क्या किया जाता है, संग्रहण नहीं किया जाता है। इसीलिए क्या है, ये बहुत बड़ा संकट है। कर्नाटक में मैसूर जिले में स्थित गंडाथूर गांव में छत जल संग्रहण की व्यवस्था 200 घरों में है। अभी भी कर्नाटक के मैसूर में क्या है, थंडाथूर गांव में छत पर अभी भी कितना, 200 घरों में वर्षा जल संग्रहण है, जो जल के संरक्षण की दिशा में एक मिसाल है। इसके ढांचों की जानकारी चित्र इतना में स्पष्ट है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संरक्षण एवं पुनः चक्रण किया जाता है। अभी भी मतलब वर्षा जल संरक्षण किया जाता है। कहाँ कहाँ पे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संरक्षण एवं पुनः चक्रण किया जाता है। अब यहाँ पर दिया हुआ सोन परियोजना। सोन परियोजना एक आया था, सोन परियोजना एक अध्ययन, ठीक है। सोन परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता प्रांत भारत में आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक सहित समग्र विकास के उद्देश्य से जल संसाधन के उपयोग हेतु योजनाएं तैयार की गई। स्वतंत्रता के बाद योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई, किस लिए, आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक रूप सहित संग्रह करने के लिए, ठीक है। आर्थिक मतलब जिसमें पैसा आता है, सामाजिक मतलब समाज के सुधार के लिए, व्यापारिक मतलब क्या, व्यापार जो लोग करते हैं। तो योजनाएं तैयार की गई। नदी घाटी के जल बहुआयामी बहुआयामी का मतलब क्या होता है, मल्टी फंक्शनल। जिससे बहुआयामी किसको बोलते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा, मतलब एक चीज़ से ज़्यादा फायदा जब उठाते हैं तो उसको हम लोग बहुआयामी बोलते हैं। उपयोग, एक से मतलब ज़्यादा उपयोग करते हैं। इस कारण से परियोजना का नाम क्या दिया गया था, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना पढ़े थे ना, तो बहुउद्देशीय परियोजना क्यों दिया गया, इसलिए कि एक मतलब एक चीज़ से ज़्यादा फायदा उठाना, ठीक है। संज्ञा दी गई थी, जिस पर पूर्व में चर्चा की गई है, जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। बिहार में भी इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कई परियोजनाएं बनाई गई, जिनमें 3 प्रमुख परियोजनाएं, बिहार में भी कुछ परियोजनाएं बनाई गई, उसमें 3 प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सा, सोन परियोजना, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना, ठीक है। सोन नदी परियोजना मतलब समझ में आ रहा है, सोन परियोजना, गंडक परियोजना और कोसी परियोजना, मतलब ये सब परियोजना बनाकर हम लोग क्या करें, नदी का पानी का उपयोग कर रहे हैं। नदी का पानी का प्रयोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सोन नदी घाटी के, अब देखो सोन परियोजना क्यों नाम दिया गया, इसलिए सोन नदी एक घाटी है, ठीक है। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन
परियोजना, सबसे पुराना परियोजना, सात 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 यहाँ की पहली परियोजना, सबसे पहली परियोजना कौन सा है? सोन परियोजना है बिहार के, ठीक है। ब्रिटिश, ये कौन बनाया था? तो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार ने सिंचित भूमि में वृद्धि कर, मतलब सिंचाई के में वृद्धि करने के लिए परियोजना बनाई थी। अधिकाधिक फसल उत्पादन के लिए की दृष्टि से ये परियोजना बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? तो 1874 ईस्वी में बनाया गया था। इसमें डेहरी के समीप, एक डेहरी जगह का नाम है, डेहरी के समीप पूरब एवं पश्चिम, पूरब डेहरी मतलब डेहरी भी क्या है? एक नदी है। डेहरी के समीप पूरब की तरफ और पश्चिम के दिशाओं, दोनों दिशाओं में नहरें निकाली गई। नहर तो पता ही है, पूरब और पश्चिम दोनों तरफ निकाला गया, जिसकी कुल लंबाई कितना था? 130 किलोमीटर था। पूरब की नहर से पटना, पूरब की नहर से जो शहर आता है, कौन सा शहर आता है? पटना, गया, औरंगाबाद जिले लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। जिसमें कितना? 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई थी, मतलब सिंचाई की गई थी। कहाँ का? पटना, गया, औरंगाबाद में। इन नहर की पश्चिमी शाखा में कौन कौन सा 3 उप शाखाओं निर्माण हुआ था? पहली शाखा भोजपुर था, भोजपुर का एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। दूसरी शाखा क्या? बक्सर सिंचित करती है, मतलब सिंचाई की गई थी वहाँ पर। तीसरी शाखा प्रभाव चौसा क्षेत्र में था, ठीक है, ये चौसा क्षेत्र था, वहाँ पे था। इस प्रकार के 30 शाखाएं रोहतास, बक्सर एंड भोजपुर तीनों जिलों में प्रवाहित करते थे। ये तीनों जिलों में प्रवाहित हो रहा था, ठीक है, मतलब वहाँ पर सिंचाई की जा रही थी। सुविकसित रूप से यह नहर 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करते थे, मतलब सिंचाई करते थे। कितना? 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई करते थे इस परियोजना के तहत। कौन सा परियोजना के तहत? सोन नदी घाटी परियोजना जो लाया गया था। सोन परियोजना किसके द्वारा लाया गया था? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1874 ईस्वी में। तो इस सब बात को ध्यान में रखना है। अब है 1868 ईस्वी में इस योजना के डेहरी से, अब 18 तो हो गया 1800 कितना? 1874 ईस्वी में लाया गया था। अब उसके बाद 1968, मतलब आज़ादी के बाद 1968 ईस्वी में उसी में क्या किया गया? कुछ ऐड किया गया। डेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंद्रपुरी नामक स्थान पर बांध लगाकर बहुउद्देशीय परियोजना का रूप देने के प्रयास किया गया। तो बहुउद्देशीय परियोजना मतलब क्या? एक से ज़्यादा काम लाने के लिए। तो वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर, डेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर क्या था? एक इंद्रपुरी नामक स्थान था, जहाँ से बहुउद्देशीय परियोजना का रूप देने की प्रयास किया गया। इससे पुराने नहरों जल का बैराज पुनर्पूर्ति, नहरें विस्तीरीकरण, सिद्धिकरण मतलब क्या होता है? बढ़ाया गया, मतलब उसको बढ़ाया गया। विस्तारीकरण मतलब क्या? फैलाना, इसका मतलब बढ़ाना हुआ। यही वजह है कि सोन का यह सूखाग्रस्त प्रदेश आज बिहार का चावल का कटोरा के नाम से विभूषित हो रहा है। मतलब इसी कारण से क्या है कि आज बिहार को क्या बोला जाता है? चावल का कटोरा। मतलब यहाँ पे राइस क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में उगता है, इसलिए विभूषित हो रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन हेतु, इस परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन भी किया गया। शक्ति गृह स्थापित हुई, जिसके पश्चिमी नहर पर डेहरी के समीप शक्ति गृह स्थापित किया गया। तो मतलब डेहरी के समीप ही शक्ति गृह मतलब क्या? विद्युत शक्ति, वहाँ से विद्युत उत्पादन किया गया, जिससे 6.6 मेगा ऊर्जा, जिससे कितना ऊर्जा हम लोग को मिलता है? 6.6 मेगा ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। इस ऊर्जा का उपयोग डालमिया नगर का एक बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में उभर रहा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त पूर्वी नहर शाखा में बारून नामक स्थल पर शक्ति गृह लगाए गए हैं। तो एक और जगह लगाया गया है, कहाँ पे? बारून जगह, ठीक है, बारून नामक स्थल पर लगाया गया है। यहाँ कितना विद्युत उत्पादन होता है? 3.3 मेगावाट। इस परियोजना के नहरों के पुनरुद्धार हो रहा है, ठीक है। पुनरुद्धार मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है आज भी। सोन की सहायक नदी रिहन
सोन की एक सहायक नदी है। सहायक मतलब का उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। रिहंद के जल का उपयोग उत्तर, अब रिहंद, अब जो सोन से एक नदी जुड़ा हुआ है, कौन सा, रिहंद, जिसका जल का उपयोग कौन करता है, उत्तर प्रदेश की सरकार करती है, ठीक है। सोन कहाँ पे, बिहार से जाती है, लेकिन रिहंद से एक नदी है जिससे जुड़ा हुआ है, उसका कौन उपयोग करता है, उत्तर प्रदेश, मतलब जो बिहार के बगल में राज्य है उत्तर प्रदेश की सरकार उसका उपयोग करता है, जिससे सोन को जल की कमी झेलनी पड़ती है, जिससे सोन में क्या हो जाता है, जल की कमी हो जाती है। इसी कारण से क्या होता है, जब बिहार में जब जल की कमी हो जाएगा नदी में, तो क्या होगा, बहुत सारा काम नहीं हो पाएगा, विद्युत उत्पादन नहीं हो पाएगा। इसीलिए बिहार सरकार क्या करता है, उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता मतलब बातचीत किया, बातचीत के माध्यम से सार्थक बना के यहाँ पर कुछ मीटा हुआ समाधान के लिए पहल कर रही है, मतलब पहल कर रही है, उससे बातचीत कर रही है बिहार सरकार इसके बारे में। बिहार विभाजन के पूर्व, मतलब बिहार के विभाजन होने के पहले इंद्रपुरी जलाशय योजना, एक इंद्रपुरी जलाशय योजना था, कदवन जलाशय योजना, दूसरा क्या है, कदवन जलाशय योजना के नाम से जानी जाती थी। इस योजना के विकास के लिए भी बांध का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए भी क्या है, बांध का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके निर्माण से सोन परियोजना की सिंचाई को स्थायित्व मिल सकते हैं, मतलब उससे सोन परियोजना कुछ अच्छे हो सकते हैं, और साथ ही 550 मेगावाट जल की विद्युत का भी उत्पादन हो सकता है। इससे मतलब विद्युत उत्पादन भी बढ़ सकता है। जैसे बिहार का हम लोग बोलते हैं कि विद्युत उत्पादन क्या है, बहुत कम है, तो इससे विद्युत उत्पादन भी बढ़ सकता है। यद्यपि कि इसके स्रोत 3 राज्यों के अधीन है, मतलब इसके स्रोत क्या है, 3 राज्य जुड़ा हुआ है, जिसमें बिहार झारखंड समन्वित मतलब सहमति बन चुकी है। बिहार झारखंड का सरकार सहमति बना चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सहमति अभी भी प्रतीक्षित है, मतलब उसका अभी सहमति नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश का सरकार की तरफ से। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से सहमति हो जाता है तो बिहार को इतना मेगावाट क्या होगा, विद्युत मिलेगा। बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, एक राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, इसको क्या बोलते हैं, NHPC के सहमति दे दी है, ठीक है। इसके सहमति मिल चुका है कि आप कर सकते हैं। इसके अंतर्गत NHPC के बांध का निर्माण जल विद्युत उत्पादन के दृष्टि से करेगा, मतलब विद्युत उत्पादन के दृष्टि से ही मतलब यहाँ पे बांध बनाया जाएगा। जल संसाधन विभाग जल आवश्यकता अनुसार इस शहर प्राणी की सिंचाई हेतु संचालन भी कर सकेगा। मतलब क्या है कि जल संसाधन विभाग का जल की आवश्यकता अनुसार नहर प्राणी का भी सिंचाई के लिए भी मतलब यूज कर सकेगा बिहार। NHPC के संबंधित राज्यों के बीच सहमति एवं केंद्रीय जल आयोग के परियोजना से स्वीकृत करने की कार्यवाही कर रही है, ठीक है। इस पर कार्यवाही चल रहा है। इस परियोजना का बिहार जल विद्युत परियोजना BHPC द्वारा भी प्रबंध कार्य प्रगति पर है, मतलब कार्य प्रगति पर है। अब यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश राज्य तैयार हो जाता है करने के लिए तो हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी बिहार तंग के कई नदी घाटी परियोजनाएं प्रस्तावित हुआ है, ठीक है। मतलब बहुत सारी परियोजनाएं और भी चल रहा है, जिसके विकास की आवश्यकता है, जिसके विकास की आवश्यकता है, जिनमें दुर्वार्ती जलवाशय परियोजनाएं, ऊपरी क्यूल जलवाशय परियोजनाएं, बागमती परियोजनाएं, बरनार जलवाशय परियोजनाएं, मतलब ये सब क्या है, बहुत सारी परियोजनाएं दिया हुआ है नाम, जो कि अभी विकास इसका हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।